हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर में जो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ टेक्निक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। जैसे कि इवेपोरेशन पढ़ा था और क्रोमेटोग्राफी पढ़ा है, सब्लिमेशन पढ़ा है, फिल्ट्रेशन पढ़ा है। तो इस टाइप से कुछ टेक्निक्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। मिक्सचर कैसा भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड का भी हो सकता है, और गैशियस भी हो सकता है। किसी भी टाइप का मिक्सचर हो सकता है। हर एक के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक जो है वो अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन के बारे में। क्या होता है डिस्टिलेशन? दिस इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे कंपोनेंट्स का मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट्स को हमें अलग करना है जो मिसिबल है। मिसिबल मतलब जो एकदम आपस में घुले हुए हैं, जिन्हें कि आप छान कर या किसी और सिंपल टेक्निक से आप नहीं इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेन पॉइंट होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। जब इस टाइप का कोई दो लिक्विड्स का मिक्सचर बना हुआ है तो दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट, हर किसी का अपना अलग एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर हम एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं डिस्टिलेशन। उसके थ्रू हम इन मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन क्या है एक्चुअली? डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड टू फॉर्म वेपर। ठीक है, डिस्टिलेशन क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड। समझ में आ गया? इस प्रोसेस के अंदर हम लिक्विड, जो भी आपके पास लिक्विड है जिसमें कि 2-3 कंपोनेंट्स हैं, उनको हीट करना शुरू कर देते हैं। जब हम हीट करेंगे किसी भी लिक्विड को तो आपको पता है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि वेपर्स उसमें से निकलेंगी। ये वेपर जो है, जो चैम्बर आपका डिस्टिलेशन होता है उसके अंदर ये, जैसे कि देखिए सामने आपको दिख रहा है, यहाँ से हमने क्या किया है कि एक फ्लास्क के अंदर कोई लिक्विड ले रखा है, डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं इसको, और इसको बॉईल कर रहे हैं आप। अब जो इसके अंदर से वेपर आ रही हैं वो ऊपर से जाकर एक साइड में एक ट्यूब इससे अटैच है, उसके अंदर कलेक्ट होती चली जा रही हैं। वेपर मतलब जो गैस बन के उड़ रहा है ये लिक्विड, और इसके अंदर आ रहा है। जैसे ही इस ट्यूब में आएगा तो नेचुरली टेम्परेचर इसका डाउन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इसको हीट प्रोवाइड कर ही नहीं जा रही है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाएगा तो ये गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। और ये जो लिक्विड बनेगा इसे हम एक अलग कंटेनर के अंदर आउटलेट पाइप के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो आ गया है आपके पास, ये डिस्टिल्ड लिक्विड आ गया। और इसमें मान लीजिए 2 तरह के लिक्विड हैं, तो एक लिक्विड पहले जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट जल्दी होगा वो पहले इवेपोरेट होकर और लिक्विड में गैस में कन्वर्ट होगा, देन अगेन लिक्विड के अंदर। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेट आ रहा है, ज़्यादा है, वो बाद में कलेक्ट होगा। इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं लिक्विड के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें। ठीक है ना? और जो एंड द लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग द वेपर इज़ नोन एज डिस्टिलेट। और ये कंडेंस करने के बाद जो आप अलग से देख रहे हैं पॉट के अंदर जो तैयार अलग से कलेक्ट हो रहा है, जैसे इसमें लिखा हुआ है एसीटोन, तो ये एसीटोन क्या कहलाएगा? डिस्टिलेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो एसीटोन है ये डिस्टिलेट कहलाएगा। जो भी लिक्विड डिस्टिल होने के बाद जो आपने कलेक्ट किया है कंडेंसेशन के बाद, दैट इज़ नोन एज डिस्टिलेट। और बहुत सारे मिक्सचर्स को हम इस तरह से अलग कर सकते हैं। साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट वाटर मिक्सचर को भी अलग कर सकते हैं इस तरह से। और भी जैसे कि इसमें दे रखा है आपके इसमें सामने पीडीएफ में कि मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन और वाटर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना? एसीटोन का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का अलग बॉइलिंग पॉइंट है। अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ये इवेपोरेट होंगे और वापस कंडेंसेशन होगा इनके अंदर। कंडेंसेशन मतलब कूल डाउन होगा और ये लिक्विड की फॉर्म में अलग से इकट्ठा कर लिया जाता है। प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर भी इसी प्रोसेस पे बेस्ड होता है। आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे लैब के अंदर, तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करना होगा सभी प्रैक्टिकल्स के अंदर, ऑलमोस्ट करीब करीब सभी में। तो वो डिस्टिल वाटर आप खुद लैब में इस तरह से अपने हाथ से बनाया करेंगे इसी डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। इसे डिस्टिलेशन यूनिट भी बोलते हैं, जो आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? Actually, this is used to separate a mixture of two or more
मिसिबल लिक्विड्स, यहाँ भी अगेन वही बात है, मिसिबल मतलब जो एकदम मिले हुए हैं आपस में, इस टाइप के लिक्विड के अंदर के कंपोनेंट्स को आपको अलग करना है। फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, ठीक है ना, जिसके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, इस टाइप की जो लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करने की टेक्निक क्या कहलाएगी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाएगी, ठीक है जी। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल liquids by distillation, the distillate being collected in fractions boiling at different temperature। जो डिस्टिलेट है, डिस्टिलेट मैंने आपको बताया था, जो कि आप कलेक्ट कर रहे हैं कंडेंसेशन होने के बाद वेपर्स को, वो जो है क्या है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट जो उनके डिफरेंट टेम्परेचर पर उनका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम इनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है? डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। जितने भी लिक्विड के अंदर मिसिबल जो भी पार्ट है उसके अंदर 2 या 3, उन सब का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उसके डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी डायग्राम नहीं दिखा रखा है, बट इसके अंदर भी क्या होता है कि एक डिस्टिलेशन चैम्बर होता है जिसे हम फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है? एक लॉन्ग वर्टिकल ग्लास ट्यूब होती है जिसमें ग्लास बीड्स भरे हुए होती हैं। ये ग्लास बीड क्या काम कर रहे हैं? एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करा देते हैं। जब आप किसी लिक्विड को बॉईल कर रहे हो वो कूल डाउन होगा और उस जो ग्लास बीड्स उसके अंदर पड़े हुए हैं उसके ऊपर जाकर कंडेंस हो जाता है, ठीक है। कंडेंस का मतलब वापस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप का एक फ्रैक्शनलेटिंग चैम्बर होता है या कॉलम होता है। अल्कोहल वाटर, इन दोनों का मिक्सचर भी क्या है? मिसिबल लिक्विड मिक्सचर है। हाँ जी, एयर का है ये बाद में। खैर ज़्यादा डिटेल में आपके में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं दिए गए हैं, तो मैं थोड़ा सा ही बता देती हूँ कि जैसे अल्कोहल, जैसे कि इथेनॉल हम कह सकते हैं, वाटर भी एक मिसिबल लिक्विड है, नहीं पता चलेगा आपको क्या है, लेकिन इनके भी बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अंतर होता है। जैसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री है, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ऐसे लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर 25 केल्विन से कम है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका 78 है, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस टाइप की जो मिक्सचर हैं इनको हम सेपरेट करने के लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर का ही इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे ये दे देना, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो आप ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में ना डायग्राम बनाएंगे ना ही कुछ बताएंगे। बस ये थोड़ा सा इसका एग्जांपल है कि जैसे ही आप इसको जो है बॉईल करेंगे, इनके मिक्सचर को, पानी और अल्कोहल के मिक्सचर को बॉईल करेंगे, तो उसमें क्या होगा? अल्कोहल वेपर्स जो हैं वो फटाफट इसके अंदर से इवेपोरेट हो जाएंगी और ये कंडेंस होंगी किसके अंदर? अलग से एक बीकर के अंदर ही इनको निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो है वो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो वाटर होता है। तो इस तरह से इन्हें अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है और सेपरेट करा जा सकता है। फर्स्ट फ्रैक्शन इसके अंदर क्या होगा? अल्कोहल का हो जाएगा। जो नेक्स्ट फ्रैक्शन आएगा वो वाटर का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ एयर। कैसे एयर को सेपरेट करेंगे? सेपरेशन ऑफ गैसेज ऑफ द एयर होना चाहिए एक्चुअली। सेपरेशन ऑफ गैसेज ऑफ द एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, बहुत सारी गैसेज होती हैं एयर के अंदर। तो जो है बेसिक जो कंपोनेंट्स है वो तो आपको पता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सब बहुत ही ट्रेसेस में होते हैं, लेकिन होते हैं सभी। तो मेजर कंपोनेंट जो है एयर का आपको पता ही है कि 78% के करीब नाइट्रोजन होता है, और सेकंड मेजर कंपोनेंट क्या होता है? ऑक्सीजन, जो कि अराउंड 20% होता है। थर्ड मेजर कंपोनेंट आर्गन है। बट खैर इस तरह से और भी बहुत सारी गैसेज हैं। तो ये सब गैसेज मिलकर क्या चीज़ बना रही हैं? एयर बना रही हैं। नाइट्रोजन का आपको पता है किस चीज़ के अंदर रोल होता है? फर्टिलाइज़र। ऑक्सीजन का क्या रोल है? ऑक्सीजन भी बहुत सारी, एक ख़ास तौर से तो एक हम लोगों को ही चाहिए है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए चाहिए होती है। उसके अलावा भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे होता है, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, और आर्गन का भी जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर होता है। तो इन सब गैसेस का लार्ज स्केल पर भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इनको सेपरेशन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है।
क्योंकि एयर इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ गैसेस, हम ये भी कहते हैं, जानते हैं इस बात को हम। तो अलग अलग गैसेस को सेपरेट करने के लिए क्या काम किया जाता है, यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को, ठीक है ना। लिक्विड एयर की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें भी हम क्या काम करेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अगर एप्लीकेशन बोला जाए तो क्या बता सकते हैं आप, एप्लीकेशन मतलब कहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस टेक्निक को। दिस इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना। जो डिफरेंट गैसेज हैं एयर, उनके मिक्सचर को भी सेपरेट करने में तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं एयर को, और फिर उसके अंदर से जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं उन सबको अलग कर लिया जाता है। आपको पता है कि ये टेक्निक किस पर बेस्ड है कि डिफरेंट गैसेज जो हैं अगर आप उनको लिक्विड में कन्वर्ट करें उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। गैस फॉर्म में तो कोई बॉइलिंग पॉइंट है ही नहीं, लेकिन जब आप इनको लिक्विड फॉर्म में पूरी एयर को आपने कन्वर्ट कर लिया, उस एयर के अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत सारी गैसेस हैं, तो ये गैसेस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गई हैं तो इनका अपना एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -196 डिग्री, जबकि आर्गन का है -186 डिग्री, ऑक्सीजन का है -183। तो सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, बेशक थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर होता है, लेकिन सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। देखिए इसमें एक दिखा भी रखा है फ्लो चार्ट के थ्रू आपको कि एयर है, एयर लिया। अब आपको ये बात फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने अच्छी तरह से पढ़ी थी कि गैस को कैसे लिक्विड से, सॉलिड को लिक्विड में, सारी जो कन्वर्जन है फिजिकल स्टेट्स के वो पढ़े थे। इसमें देखिए एयर को हम कंप्रेस करेंगे, कूल करेंगे, कैसे, प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, एयर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इसे हम लिक्विड एयर बोलेंगे। अब इस लिक्विड एयर को हम हीट करेंगे, यानी कि इसको वार्म अप करेंगे, हीट करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर इसको हीट किया जाता है, जिसमें कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। कैसे कि ये जब लिक्विड बन गई है एयर, तो इसके अंदर जितनी भी गैसेज है सबका अपना एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जब आप इन्हें गर्म करोगे तो पहले इस चैम्बर के अंदर जो सबसे पहले इवेपोरेट होगी कौन सी गैस, जिसका की बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका उससे ज़्यादा होगा वो सेकंड नंबर पे, जिसका और ज़्यादा होगा वो थर्ड नंबर पे जो गैस है वो सेपरेट कॉलम के अंदर कलेक्ट होती चली जाएगी, ठीक है ना। द एयर इज़ कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन कूल बाय डिक्रीजिंग, जो अभी आपको बताया सेम वही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। और ये जो देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इन्होंने दे रखा है डायग्राम यहाँ पर, ये जो लिक्विड एयर है जब आप इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो इसकी सेम वही बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो गैसेज अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे निकल कर इवेपोरेट होंगी, कूल डाउन होंगी, कंडेंस होंगी, या फिर उनको अलग से एक बीकर के अंदर कलेक्ट कर लिया, फिर दूसरी गैस इवेपोरेट हुई, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, कंडेंसेशन होने के बाद फिर उसको अलग से रिमूव कर लिया किसी और बीकर के अंदर। इस तरह से जितने गैशियस कंपोनेंट हैं सब के सब अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली अलग से इकट्ठे होते चले जाते हैं। इस तरह से हम किसी भी तरह तरह की गैसेस को किसी एयर के एक उसमें से सैंपल से हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स मेन वही हैं, बिल्कुल सिंपल है, 2 स्टेप हैं खाली। एयर को आपने कूल डाउन किया, किस में कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया। अब लिक्विड को आपने गर्म किया, पहले कूल डाउन किया एयर को, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, प्रेशराइज करा, प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर कम कर दिया, लिक्विड बन गई। लिक्विड को आपने हीट करा, और फिर कहाँ पर कराया ये काम सारा आपने, हीट करने वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर। जब आप हीट करेंगे तो जो पहले बॉयल होगा वो पहले अलग हो जाएगा, मतलब पहले वेपर बनेगी, ठंडी होगी, अलग इकट्ठी कर ली। दूसरा वाला जो गैस है वो उसका जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तब वो बॉयल होगी, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगी, उसको अलग कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप जितनी भी गैसेज हैं, यहाँ पर आपको पीछे 3 गैसेज का बता रखा था, जो भी गैस है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग हो जाती है, ठीक है। ये पूरा पूरा चैम्बर एक तरीके से दिखा रखा है कैसे प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस को इन्होंने देखिए कैसे वाटर कैसे कूल हो रही है, एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये सारा एक चैम्बर दिखा दिए हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस का। नेक्स्ट है टेक्निक आपकी कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? जो क्रिस्टलाइजेशन है ये क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट concentrated solution of a substance to obtain its crystals is known as crystallization। सामने लिखा हुआ है used to remove impurities from solid and purify it। जो भी
नेचुरली जितनी भी टेक्निक्स हम लोग सेपरेट कर रहे हैं इम्प्योरिटीज़ को भी, इनमें से इसका एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि इम्प्योरिटीज़ को भी हम इन टेक्निक्स के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? दिस इज़ यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम सॉलिड के अंदर से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए, इसे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है ना, खूब गर्म कर रखा है, हॉट मीन्स गर्म कर रखा है आपने, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस का, और फिर हमने उसको ठंडा करा तो उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है, और ये प्रोसेस कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन। मिलती जुलती सी प्रोसेस है सारी, ऊपर डिस्टिलेशन पढ़ा है आपने, उसमें भी यही काम कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस तो खैर है ही सब में। अच्छा, ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है प्योर सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए होती है, सॉलिड सब्सटेंसेस को। ठीक है, जैसे कि दे रखा है दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स। तो ये सब चीज़ें, ये सब एग्जांपल हैं इसके कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो किन किन प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्यों बेटर मोड है ये? एक चीज़ ये है कि द इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सोल्यूशन। क्या काम करते हैं कि जो भी सब्सटेंस है उसको सबसे पहले हम, एक्चुअली प्रोसेस क्या है वो देख लीजिए कि जो भी सब्सटेंस है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रीफ में ही बताऊंगी मैं आपको, थोड़े से पानी में घोलेंगे। कंसनट्रेट सॉल्यूशन बनाना ना, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हॉट कंसनट्रेटेड का मतलब बहुत ही कम पानी जिसमें होता है वो कंसनट्रेट होता है, पानी ज़्यादा होगा तो डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पर कंसनट्रेट बनाना है आपको और फिर हम क्या काम करेंगे, इस सोल्यूशन को फिल्टर कर देंगे। जो भी मतलब नहीं घुल रही है इम्प्योरिटीज़ वो तो अलग होगी फिल्टर करने से, जो घुल गई है वो नहीं अलग होगी, लेकिन जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाएंगी फिल्टर करने से। और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक क्लियर सोल्यूशन आ गया है। अब इसको हम वाटर बाथ में डायरेक्टली गैस पे चढ़ा के गर्म नहीं करना है, या बीकर उस पर क्या नाम स्प्रिट लैम्प पे, इसको हम क्या काम करेंगे, वाटर बाथ में रखकर इसको जेंटली हीट करेंगे। ठीक है, जब तक कि बिल्कुल सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास, एकदम थिक सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास नहीं आ जाएगा। सैचुरेटेड का मतलब होता है कंसनट्रेटेड, एक ही बात है एक तरीके से, लेकिन कंसनट्रेट और सैचुरेटेड में ये अंतर है कि अब और ज़्यादा जो है इसके अंदर आप सैचुरेटेड के अंदर और वो सोल्यूट आपका नहीं घुल सकता, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम इसको सैचुरेट सोल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हीट कर करके। ठीक है जी, अब जो ये गर्म सोल्यूशन है इसका हम क्या करेंगे कि हीटिंग स्टॉप कर देंगे। हीटिंग स्टॉप करने के बाद क्या होगा, ये जो सैचुरेट सोल्यूशन आपने तैयार करा था ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ दाने दाने से क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो गई है। ये क्रिस्टल क्या चीज़ है, ये वो प्योर सॉलिड है जो आपको चाहिए था। ठीक है ना, जो प्योर सॉलिड है आपको जो चाहिए था सेपरेट करना था, ये क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कैसी रहेंगी, वो अभी भी घुली रहेंगी सोल्यूशन के अंदर। जो प्योर सॉलिड है वो तो क्रिस्टल बन जाएगा, लेकिन इम्प्योरिटीज़ अभी भी डिजॉल्व फॉर्म में अलग हो जाएंगी। इस तरह से प्योर सल्फेट को क्या करेंगे, आप फिल्टर कर लेंगे, छान लेंगे और उसे अलग कर लेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है उसे अलग कर देंगे। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू प्योर सॉलिड को अलग कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से। ठीक है, इतना काफ़ी है इसके बारे में। ये एक चैम्बर शो कर रखा है जिसके अंदर आपको बता रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इन टेक्निक्स को एक बार फिर से पढ़ लीजिए।